दोस्तों, महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र के अंदर आज इस तरह से हो गया है, सत्ता से बाहर जाने के बाद जैसे जल बिन मछली तड़पती है। विपक्षी पार्टियों का हालात ये है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि सत्ता में वापसी करें तो कैसे। महाराष्ट्र में अभी बीएमसी का चुनाव होना है और उसके पहले उद्धव ठाकरे, शरद पवार और एमएनएस चीफ राज ठाकरे एक मंच पर दिखाई दिए, यानी एक साथ एकजुट होकर पिछले दिनों उन्होंने एक साथ आने की घोषणा कर दी। इनको लग रहा है कि साथ आ जाएंगे तो राज ठाकरे के आने से बीएमसी के चुनाव में कुछ इनको जीत हासिल हो जाएगी। राज ठाकरे को आप देखते ही हो, हमेशा पूर्वांचलियों पर हमला करना, बिहारियों को अपमानित करना, भाषा को लेकर लोगों की मार पिटाई करना, ये सब चीज़ें होती रही हैं। आज के दौर में पढ़ा लिखा व्यक्ति इन चीज़ों को चाहता नहीं है। आज के दौर में जो आज की पीढ़ी है वो भाषा या जाति या पंथ या मजहब इसमें उलझना नहीं चाहती। देश आज विकास चाहता है और देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में भी केंद्र सरकार की जो योजना लागू हुई हैं, चाहे वो उसमें सीलिंग की बात करें या बड़े हाईवेज़ की बात करें, एक्सप्रेस वेज की बात करें, मेट्रो की बात करें, और सबसे बड़ी बात कि जब से वहाँ देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं, उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल रही है। तो बीएमसी के चुनाव में अभी तक को जो दिखाई दे रहा है वो तो यही दिखाई दे रहा है कि जो एनडीए है उसी का मेयर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने बेस पर भी अपना मेयर बनाने की शक्ति रखती है, ऐसे अब लोग कह रहे हैं, क्योंकि मोदी और देवेंद्र फडणवीस का काम देखकर लोग संतुष्ट हैं। अब इसी बात से ये उद्धव ठाकरे हों या राज ठाकरे हों या शरद पवार हो या कांग्रेस के लोग हों, ये बौखला गए कि आखिरकार अब क्या किया जाए। जनता तो इनके साथ खड़ी नहीं है। अब अपने कार्यकर्ता भीड़ के लिए आप कहीं से भी बुला लो, गाँवों से बस भर के बुला लो, ये तो हमने देखा ही है। लेकिन मुद्दा तो बीएमसी चुनाव का है, शहर के लोग वोट डालेंगे। और अभी जो है शिवसेना के हाथ में सत्ता है वहाँ की, तो लोग देख रहे हैं किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। उद्धव ठाकरे सत्ता में बने रहने के लिए, क्योंकि एक सबसे बड़ा बजट आपको बता दूं, पूरे देश में जितनी महानगर पालिका हैं सबसे ज़्यादा बजट यदि किसी का है तो वो मुंबई का है, महानगर पालिका का। और इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। तो क्या करो, एक ही तरीका इन लोगों ने ढूंढ रखा है विपक्ष ने, चुनाव आयोग पे आरोप लगा दो। तो महाविकास आघाड़ी भी यही कर रहा है। चुनाव आयोग ने नकली वोट डाल दी, चुनाव आयोग ने नाम फर्जी काट दिए और राहुल गांधी ने उसको वोट चोरी का नाम दिया। तो उद्धव ठाकरे ने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं। जैसे राहुल गांधी ने एक पावर प्रोजेक्शन दी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उद्धव ठाकरे का बेटा जो है आदित्य ठाकरे, उसको लगा कि मैं भी ऐसी एक प्रेजेंटेशन दूं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वो भी अपने को हीरो बनने के लिए बता रहे हैं आंकड़े, यहाँ डबल है वहाँ डबल है। अरे भाई, चुनाव आयोग तुम क्या दिखा रहे हो? चुनाव आयोग तो खुद कह रहा है कि देश के अंदर जो वोटर लिस्ट हैं 2003 के बाद से विशेष गहन पुनरीक्षण नहीं हुआ और इसके कारण उसमें गड़बड़ियां हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट तक में केस गया। तो चुनाव आयोग ने ये थोड़ा ही कहा है कि पूरे देश की लिस्ट बिल्कुल ठीक है साहब, कहीं कोई डबलिंग नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, एक भी बार नहीं बोला। तो ये जो रैली रेला निकालो, सड़कों पे उतरो, हंगामा करो, बोर्ड लेके खड़े हो जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, पीपीटी दिखाओ, इससे क्या नतीजा है? या चुनाव आयोग ये कह रहा होता कि हमारी वोटर लिस्ट सब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, कोई गड़बड़ी नहीं है, तब तो आप कहो कि साहब हम विरोध में उतरते हैं, सड़कों पे उतरेंगे। अरे भाई, विरोध में उतरोगे क्यों? जब एसआईआर की बात आती है तो आप एसआईआर का विरोध करते हो। तो बिहार में एसआईआर से इस देश में शुरुआत हुई, सारा विपक्ष विरोध में था। ये शिवसेना उद्धव ठाकरे के भी लोग विरोध में बोल रहे थे। चुनाव आयोग केंद्र के इशारे पे काम कर रहा है, लोगों की वोट काटी जा रही है। अभी एक तरफ कह रहे हैं वोट काटी जा रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं वोट जोड़ी जा रही है। इनका समझ में नहीं आता। राज ठाकरे मीडिया से बात कर रहे थे, कहते साहब 96 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए। तो पहले भाई आपस में यही तय कर लो कि तुम्हारे जोड़े गए या काटे गए, क्या कहना है। लेकिन नहीं, बोलना है, कुछ भी बोलना है।
तो अब राज ठाकरे जो है वो कह रहे हैं कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, पालघर, वो कह रहे हैं 4,500 मतदाता वो ऐसे हैं जिन्होंने मालाबार हिल में भी मतदान किया, मेरे पास पूरी सूची है। तो भाई राज ठाकरे, अगर आप ऐसी पूरी सूची ले रहे हो और आपके पास इस तरह की कोई जानकारी है, तो जब वोट पड़ी थी उसके बाद तक 45 दिन का समय चुनाव आयोग देता है और कोई भी पार्टी, कोई भी दल जाकर चुनौती दे सकता है कि ये फला फला वोटिंग गड़बड़ हुई है, उसकी जांच होती है, जरूरत पड़ने पर चुनाव भी दोबारा कराया जाता है। ये बुद्धि आपकी तब कहाँ गई थी? तब आप क्यों नहीं गए? तब आपको वोट चोरी, डबलिंग, फर्जी वोट ये नहीं दिखाई दिया। और अगर आज आप कह रहे हो 96 लाख फर्जी वोट है, तो अब जब SIR होता है, चुनाव आयोग उस SIR में सभी दलों के BLA शामिल करता है। आप सबकी पार्टी के कार्यकर्ता साथ में होंगे, दस्तावेज मांगे जाएंगे। आपने कहा आधार कार्ड को भी एडमिट करो, कर लिया, 12 के बजाय 13 दस्तावेज हो गए। तो भाई अब आपके अनुसार काम चलेगा, SIR कराओ और उसके बाद BMC चुनाव बाद में होने दो। तो SIR के बाद BMC चुनाव हो, इसमें किसको दिक्कत है? लेकिन आपको बता दें कि इनको केवल बयान देने, सड़कों पे उतर के अपनी शक्ति दिखानी है, कुछ लोगों को परेशान कर देना है, रैली करके नगर को जाम कर देना है। और इसीलिए महाराष्ट्र की पुलिस ने इनको परमिशन नहीं दी कि आप रैली नहीं कर सकते। वर्किंग डे है, वर्किंग डे में आपको रैली की अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन भाई इनको लगता है कि हम जो चाहे करें, हमारा कोई कानून थोड़ी कुछ कर सकता है। भीड़ को बुला लिया, सड़कों पे पोस्टर बैनर लेकर निकल पड़े। तो अब इन पे कोई कार्रवाई होती नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो कहा, उन्होंने कहा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी की गई, हमारी पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह चोरी हो गए, अब वोट चोरी हो रही है। डिप्टी CM एकनाथ शिंदे और CM देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि वो विरोधियों को बेनकाब करेंगे। मैं देवेंद्र फडणवीस को खुली चुनौती देता हूं, मुझे बेनकाब करे, दिखाए कि हमें कैसे फायदा हो रहा है। अब भाई चुनौती दे रहे हो तो वोट के मुद्दे पे थोड़ा ही, और भी कई राज हैं जिनके खुलासे होने अभी बाकी हैं। उद्धव ठाकरे को इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। उनको ध्यान रखना चाहिए कि अभी सचिन वजय जो उगाही कर रहा था, जो 100 करोड़ रुपए महीने उगाही कर रहा था, पुलिस के जरिए हो रहा था, जिसमें परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर मुंबई इन्वॉल्व था, सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड, उसकी मैनेजर दिशा सालियान हत्याकांड अभी खुले नहीं है, पूरी तरह पर्दा पड़ा हुआ है। और अगर आप चुनौती दे रहे हो तो मैं भी कह रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस जी आप CM हैं, आपने वादा किया था SIT गठित करेंगे, करी भी थी, फिर क्या हुआ? खुलासा करो ना। पॉलिटिक्स होती रहेगी लेकिन पहले न्याय दो और उद्धव ठाकरे की इच्छा पूरी करो, खुलासा करो कौन था इन सब के पीछे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके शासनकाल में ये सब चल रहा था। अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, चुनौती देते हुए कह रहे हैं खुलासा करके दिखाओ। तो शरद पवार बोल रहे हैं, इनको लगता है मुद्दा मोड़ कर दो, जब भी कोई एक्शन होगा फिर कहेंगे देखो हमने चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए हमें जेल भेजा जा रहा है, इसलिए हमारे बेटे को आरोपी बनाया जा रहा है। ये पुरानी आदतें हैं। अब आप देखिए शरद पवार इतनी उम्र हो गई, इतने पुराने हो गए, वो कह रहे हैं कि साहब मुझे जो है, कह रहे हैं आज का मार्च 1978 1989 के दौर की याद दिलाता है। इन्होंने मार्च निकाल दिया ना बिना परमिशन। ये कहते हैं उन दिनों में कॉलेज में पढ़ता था, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के दौरान काला घोड़ा इलाके में इसी तरह का मार्च निकाले गए थे। उन मार्च में विचारों की एकता, लोगों का दृढ़ संकल्प साफ दिखाई देता था। आज आपने जो एकता दिखाई है वो मुझे उस समय की याद दिला रही है। इनको लग रहा है कि राज ठाकरे भी साथ आ गया, उद्धव भी आ गया, कांग्रेसी भी आ गए। अरे भाई आप तो साथ ही हो, पिछले चुनाव में आप साथ थे, 2 चुनाव से आप साथ ही हो, तो आपको याद दिलाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये बहानेबाजी चल रही है और असली मुद्दा BMC चुनाव है। लेकिन मुझे लगता है कि अब देवेंद्र फडणवीस को एक्शन में आना चाहिए। उद्धव ठाकरे की जो इच्छा है कि वो चुनौती दे रहे हैं मेरे खिलाफ जांच कराओ,
तो जो घोटाले इन्होंने कर रखे हैं, जिनकी पेन ड्राइव लेकर के गृह मंत्रालय में गए थे देवेंद्र फडणवीस खुद, वो सारा मामला रुका पड़ा है, उसको निकालो जरा। और जब निकालोगे जनता को पता लगेगा किस तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं, और जो बीएमसी है उनमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुए हैं उसको उजागर करो, ताकि महाराष्ट्र की जनता को, मुंबई की जनता को पता चले कि जब वो वोट डालने जाएं किसको बीएमसी का मुखिया बनाएं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।